अब मैं आप लोगों को एक डायग्राम समझाती हूँ। आपने उस डायग्राम को गौर से समझना है। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये समझ आ जाती है ना, तो समझे आपको कार्डिक साइकिल बहुत अच्छे से समझ आ गई है। कार्डिक साइकिल को आपने ईसीजी के साथ जो है वो कोरिलेट करना है। मैं साथ साथ आपको बताती जाऊंगी कि ये क्या क्या चीजें हैं। पहले मैं ड्रॉ करती हूँ एक दफा। अब इसमें देखते जाएं। ये जो मैंने ग्रीन में ड्रॉ किए हैं ये आपकी हार्ट साउंड्स हैं। हमने जेवीपी को, कार्डिक साइकिल को, ईसीजी को और हार्ट साउंड्स को कोरिलेट करके पढ़ना है। एग्जाम में कार्डिक साइकिल के फेजेस और उन फेजेस में आने वाली ईसीजी की चेंजेस, जेवीपी की चेंजेस और हार्ट साउंड्स पूछी जाती हैं। अब अगर हम ये जो मैंने ड्रॉ किया है इसको देखें। इसमें ये ईसीजी मैंने नीचे ड्रॉ किया है जिसके अंदर पी वेव है। पी वेव के बाद क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बाद आपकी टी वेव आ रही है। टी वेव के बाद अगेन देर इज पी वेव, फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है और फिर टी वेव है। अब इसमें आप देखें ऊपर आपकी मैंने जेवीपी ये ड्रॉ की है। दिस वन इज, इसको मैं कर देती हूँ जो पर्पल सा कलर है। ये एरो मैंने पर्पल एरो जो लगा दी है, इससे आपने याद रखना है ये जेवीपी है। दिस इज जेवीपी। अब उसके ऊपर आपकी कार्डिक साइकिल है। कार्डिक साइकिल के फेजेस देखें। ये जो पहला फेज है, ये जो मैंने दो रेड लाइंस क्लोजली ड्रॉ की हैं जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, मिड ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स स्टार्ट होती हैं, जहां क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड हो रहा है वहां तक होती है। यह है आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज। आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज के बाद रैपिड वेंट इजेक्शन फेज है जिसमें रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन भी होती है। और रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज के अलावा दूसरा फेज कौन सा होता है? रिड्यूस्ड वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज। तो रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज है और रिड्यूस्ड वेंट्रिकुलर ये इस एरिया में आ जाएगा। उसके बाद अगेन आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज आएगा। ये जो आपका इजेक्शन का फेज है ये एंड ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से स्टार्ट होके एंड ऑफ अराउंड एंड ऑफ टी वेव तक जाता है। और एंड ऑफ टी वेव से फिर टी वेव से थोड़ा सा मिड से एंड ऑफ टी वेव तक कौन सा फेज आता है आपका? दिस फेज इज नोन एज आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज। और आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज के बाद जो फेज आता है दैट इज रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज, जिसमें रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज के बाद फिर रिड्यूस वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज आता है। और उसके बाद एट्रियल सिस्टली आती है। मिड ऑफ टी वेव से लेके मिड ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स तक वेंट्रिकुलर एट्रियल सिस्टली है।
अब आप इसमें इसको देखते जाएं और इसमें समझते जाएं कि इसमें क्या क्या चीजें किस किस जगह पे आ रही है। तो वेंट्रिकुलर प्रेशर वॉल्यूम लूप जो है, इसमें अब कार्डिक साइकिल के डिफरेंट फेजेस होते हैं। कार्डिक साइकिल के अंदर इन्हीं फेजेस को डिटेल में देखते हैं। सो कार्डिक साइकिल का जो पहला फेज है दैट इज एट्रियल सिस्टली फेज। अब एट्रियल सिस्टली फेज कहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है इसमें? एट्रियल सिस्टली फेज मैंने मिड ऑफ पी वेव से लेके एंड ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स तक, ये आपका है। दिस इज योर एट्रियल सिस्टली फेज, ये वाला, ये जो मैंने बिल्कुल पर्पल जिसमें लाइंस ड्रॉ कर दी हैं, ये आपका एट्रियल सिस्टली फेज है। अब इस एट्रियल सिस्टली फेज के अंदर ईसीजी पे पहले पी वेव आती है और पी वेव के बाद ये एट्रियल, और अगर हम जेवीपी देखें तो जेवीपी में ए वेव आएगी। जेवीपी में क्या आता है इसमें? इन जेवीपी, अब मैं इनके अंदर जेवीपी की चीजें लिखती जाऊंगी। जेवीपी में एट्रियल सिस्टली में यू हैव गोट ए वेव, ए वेव आएगी जेवीपी की एट्रियल सिस्टली में। फिर आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज है। आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज में दोनों एओर्टिक और जो माइट्रल वाल्व है वो क्लोज्ड होंगे और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसका प्रेशर राइज कर रहा होगा। सो बिगिंस विद क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो रिप्रेजेंट करते हैं आपके वेंट्रिकल की एक्टिवेशन को। जब वेंट्रिकल का प्रेशर इतना राइज कर जाता है, हमेशा याद रखो तभी वाल्व ने खुलना है जब वेंट्रिकल का प्रेशर एओर्टिक प्रेशर से ज्यादा राइज करेगा। तो वेंट्रिकल प्रेशर राइज करता जाएगा अंटिल इट इज ग्रेटर देन द प्रेशर ऑफ द एट्रिया। जब एट्रिया के प्रेशर से ज्यादा होगा तो माइट्रल वाल्व क्लोज हो जाएगा, जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व हैं वो क्लोज हो जाएंगे। इसके क्लोजर से फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगी। सो फर्स्ट हार्ट साउंड कब आती है? ये देखो यहाँ पे, ये दिस इज योर फर्स्ट हार्ट साउंड, और ये आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज में आ रही है। फर्स्ट हार्ट साउंड इज अकरिंग इन आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज। वेंट्रिकल का प्रेशर राइज करेगा आइसोवॉल्यूमेट्रिकली। अभी आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज है जिसमें दोनों वेल्स क्लोज रहेंगे। अब दोनों वेल जब क्लोज है, इसका कॉन्ट्रैक्शन वॉल्यूम जो है वो सेम रह रहा है, प्रेशर इसका राइज करता जा रहा है कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, और इसमें कोई ब्लड भी लीक नहीं करता। एओर्टिक और माइट्रल वेल दोनों क्लोज होते हैं। उसके बाद रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज आता है। रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज जो है वो इसमें कहाँ पे दिखाया हुआ है? ये जब आपका आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन का फेज आता है, इसमें ये जो इनिशियल फेज है ना, यहाँ से यहाँ तक, ये रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज है। रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज होता है कि जब वेंट्रिकल का प्रेशर ज्यादा हो जाता है एओर्टिक प्रेशर से, एओर्टिक वाल्व खुल जाता है, वेंट्रिकल वॉल्यूम डिक्रीज करता है ड्रामेटिकली, क्योंकि जो ज्यादातर वॉल्यूम इसमें से इजेक्ट होके एओर्टा में चला जाता है और एट्रिया की फिलिंग शुरू हो जाती है रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज में। अब इसके अंदर रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज में और कोई इस तरह की चीज नहीं आती। रैपिड वेंट्रिकुलर के बाद है रिड्यूस वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज। रिड्यूस वेंट्रिकुलर इजेक्शन में अब थोड़ा सा जो ब्लड बच जाता है इस फेज के अंदर वो इजेक्ट किया जाता है इनटू द एओर्टा। स्लो रेट पे इजेक्शन होती रहती है फ्रॉम द वेंट्रिकल। वेंट्रिकल का प्रेशर डिक्रीज करता जाता है, एओर्टा प्रेशर भी डिक्रीज करता है, क्योंकि जो ब्लड उसके अंदर पंप किया था वो सारा का सारा रश कर गया इनटू दी स्मॉल ब्रांचेस, स्मॉल आर्टरीज के अंदर वो चला गया। सो एट्रिया की फिलिंग इसमें कंटिन्यू रहती है। जब वेंट्रिकल इजेक्ट कर रहा होता है पीछे से एट्रिया फिल हो रहा होता है। उसके बाद ये फेज होता है दैट इज आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज। इसमें दोनों वेल्व्स अगेन क्लोज हैं और वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहे होंगे और सेकंड हार्ट साउंड इसमें प्रोड्यूस होगी। तो फर्स्ट हार्ट साउंड इज अकरिंग इन दी आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज, सेकंड हार्ट साउंड इन दी आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज। एंड ऑफ टी वेव तक जाता है ये आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज। कंप्लीट रिपोलराइजेशन इसमें हो जाती है। उसके बाद रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज आता है। रैपिड वेंट्रिकुलर जब वेंट्रिकुलर प्रेशर जो है वो इट बिकम्स लेस देन द एट्रियल प्रेशर, तो माइट्रल वाल्व खुल जाता है। जब एट्रिया का प्रेशर ज्यादा होगा वेंट्रिकल से तो माइट्रल वाल्व खुल जाएगा, माइट्रल वाल्व ओपन होगा, वेंट्रिकल की फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी।
फ्रॉम द एट्रियम। एयोटिक प्रेशर जो होता है इट कंटिन्यूज टू डिक्रीज, क्योंकि ब्लड रन ऑफ होता रहता है स्मॉल आर्टरीज में। रैपिड इनफ्लो होता है ब्लड का एट्रिया से वेंट्रिकल्स में, और इसकी वजह से थर्ड हार्ट साउंड आती है। तो थर्ड हार्ट साउंड अकर्स इन रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज। अब ये दिखाया हुआ है रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज। इसमें ये रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज में छोटी सी हार्ट साउंड जो मैंने बनाई है, थर्ड हार्ट साउंड है। ठीक है, ये कौन सा वाला फेज है? जिस आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ये इजेक्शन फेज, ये आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज, और ये वेंट्रिकुलर रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज जिसके अंदर थर्ड हार्ट साउंड आ रही है। थर्ड हार्ट साउंड नॉर्मल होती है चिल्ड्रन में, लेकिन अडल्ट्स में ये डिजीज के साथ एसोसिएटेड है। फिर रिड्यूस्ड वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज होता है, विच इज द लॉन्गेस्ट फेज। वेंट्रिकुलर फिलिंग कॉन्टिन्यूस लेकिन स्लोअर रेट पे होती है, और ये हार्ट रेट पे डिपेंड करता है, जिसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। रिड्यूस्ड वेंट्रिकुलर फिलिंग इट डिपेंड्स ऑन हार्ट रेट। हार्ट रेट पे डिपेंड कर रहा होता है। अगर हार्ट रेट इंक्रीज होगा तो ये फेज डिक्रीज हो जाता है, और इवेंचुअली स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज होता है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम डिक्रीज होने की वजह से। ये समझ आया कार्डिक साइकिल के फेजेस, और उसके साथ वेव्स और ये जितनी भी हैं। आपने इसमें याद रखना है एट्रियल सिस्टली में, ये सब साथ साथ नोट करें। ये जो मैं अब आपको समरी नोट करा रही हूँ ना, ये लिख लें। एट्रियल सिस्टली लिखें, एक टेबल बनाएं, उसमें सबसे पहले लिखें एट्रियल सिस्टली। एट्रियल सिस्टली के आगे लिखें ईसीजी। इस तरह से मैं आपको बताती हूँ, ड्रॉ करके बताती हूँ, ये अपनी बुक्स में टेबल बना लें। आपने सबसे पहले, लेट मी ड्रॉ दिस। आपने इसमें इस तरह से एक रोज और कॉलम बनाने हैं। ये आपने इस तरह से पहले लाइन ड्रॉ करनी है, फिर आपने इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है। ऊपर ये हेडिंग दे कार्डिक फेज की, कार्डिक फेज के नीचे उसके फेजेस लिखते जाएं वन बाय वन। फर्स्ट फेज में एट्रियल सिस्टली लिखें, फिर आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन लिखें, फिर वेंट्रिकुलर इजेक्शन, फिर आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग और स्लो वेंट्रिकुलर फिलिंग लिखें। इस तरह से लिखें। पेजेस लिखने के बाद एक और आगे कॉलम बनाए इस तरह से। आपने जितने मैंने ड्रॉ किए इतने ही आपने ड्रॉ करने हैं। फिर इसमें पहले इधर लिखें ईसीजी, इधर लिखें जेवीपी, इधर लिखें हार्ट साउंड, और इधर लिख लें वैल्व्स। ईसीजी में अब एट्रियल सिस्टली के आगे लिखें पी वेव, जेवीपी में लिखें ए वेव, हार्ट साउंड में लिखें S4 इफ प्रेजेंट। वेल्व्स में लिखें एवी वेल्व ओपन, सेमील्यूनर वेल्व्स क्लोज। फिर आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज में आए। इसमें लिखें एंड ऑफ पी वेव टू क्यूआरएस। जेवीवी पे लिखें सी वेव, हार्ट साउंड में S1, एवी वेल्व क्लोज्ड, सेमिल्यूनर वेल्व क्लोज्ड। अब आ जाए वेंट्रिकुलर इजेक्शन में। लिखें QRS टू एंड ऑफ टी वेव। ना कोई इसमें जेवीबी की वेव आती है, ना कोई हार्ट साउंड आती है। सेमिल्यूनर वेल्व ओपन, एवी वेल्व क्लोज्ड। फिर लिखें आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। इसमें लिखें ईसीजी का एंड ऑफ टी वेव।
जेवीवी पे लिखें वी वेव। हार्ड साउंड लिखें S2। वैल्व में लिख रहे हैं सेमील्यूनर वैल्व क्लोज, एवी वैल्व क्लोज। फिर रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज, उसमें ईसीजी पे कुछ नहीं लिखना। जेवीपी पे वाई डिसेंट। हार्ट साउंड में S3 प्रेजेंट। एवी वैल्व ओपन, सेमील्यूनर वैल्व क्लोज्ड। लो वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज में भी आपने कुछ नहीं लिखा। तो ए वेव कब आती है? ए वेव एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन में आ रही है जस्ट आफ्टर पी वेव। सी वेव ट्राइकस्पिड बल्जिंग की वजह से आती है आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज में। वी वेव वीनस फिलिंग ऑफ राइट एट्रियम में आती है अगेंस्ट द क्लोज ट्राइकस्पिड वाल्व। वाई डिसेंट ओपनिंग ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व की वजह से आता है रैपिड एम्प्टिंग इनटू द राइट वेंट्रिकल। तो इसका ए बिफोर सी, बिफोर वी इन जेबीपी। अल्फाबेटिक ऑर्डर ही आपने याद रखना। लिख लिए ये सारा, ये टेबल फॉर्म में कर लिए। अगर तो आपने इसको टेबल में लिख लिया तो बहुत हेल्प करेगा एग्जाम में। इस टेबल को लाजमी रिवाइज करके जाना। नाउ लेट्स सी हार्ट साउंड्स। हार्ट साउंड्स नॉर्मली S1 S2 होती हैं। चिल्ड्रन में S3 भी हो सकती है। S3 इज नॉर्मल इन चिल्ड्रन, लेकिन एडल्ट्स में इट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद डिजीज। So S1, S2 normal sounds, S3, S4 abnormal sounds in adults. S1 it occurs in isovolumetric contraction phase, mitral and tricuspid valve lower की वजह से होती है। S1 longer होती है S2 से, ये MCQ आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। S1 is longer than S2, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी लो होती है, इंटेंसिटी भी लो होती है कंपेयर टू S2। तो ये मेरे एग्जाम में MCQ आया हुआ था कि S1 हैज लो फ्रीक्वेंसी देन S2। तो S1 is longer than S2, लेकिन S1 it has low frequency, low intensity compared to S2। S2 आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज में आती है एओर्टिक और पल्मोनरी वाल्व क्लोजर की वजह से। इसमें इंस्पिरेशन जो होता है डिले करता है क्लोजर ऑफ पल्मोनरी वाल्व। सो इसमें स्प्लिटिंग मिल सकती है सेकेंड हार्ट साउंड की। So inspiration delays closure of pulmonary valve and thus causes splitting of the second heart sound। S3 जो है इसको गैलप रिदम भी कहते हैं और वेंट्रिकुलर गैलप। So S3 is also known as गैलप रिदम और वेंट्रिकुलर गैलप। ये माइट्रल रीगर्ज में हार्ट फेलियर में आता है। नॉर्मल होता है चिल्ड्रन में, एडल्ट्स में इट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद डिजीज। और रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज में होता है ड्यू टू रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज। S3 बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग में मैंने ऊपर ड्रॉ करके भी बताई थी ये। S4 जो है लेट डायस्टी में आता है, एट्रियल किक इसको कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एट्रियल गैलप, इसको एट्रियल गैलप कहते हैं। और ये वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी के साथ, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी के साथ एसोसिएटेड होता है। लेट डायस्टी में आ रहा है, एट्रियल किक कहलाता है एंड इट इज ऑल्सो नोन एज एट्रियल गैलप। समझ आ गई है? ये समझ आ गया हार्ट साउंड्स का? Yes, ma'am. नाउ लेट्स सी रिफ्लेक्सेस। इसमें आपने बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स याद रखने हैं। बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स रास सिस्टम है इसके बाद, और सेरिब्रल इस्कीमिया के अंदर है। ठीक, आई गेस इतना ही है। अब आप लोग थोड़ी सी ब्रेक कर लें, अराउंड 9-10 हम दोबारा स्टार्ट करते हैं।
अब हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं। बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स, ये भी आपने अंडरस्टैंड करना है, इससे भी एमसीक्यू आते हैं। बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स एक बॉडी का रैपिड ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है जो मेंटेन करता है स्टेबल ब्लड प्रेशर को। बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स का मेन काम होता है मीन आर्टीरियल प्रेशर को मेंटेन करना, इन मीन आर्टीरियल प्रेशर मेंटेनेंस। तो बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स बॉडी का एक रैपिड ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है जो स्टेबल ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। स्पेशली सडन चेंजेस होती हैं जब जब हम खड़े होते हैं, क्विकली एकदम से खड़े होंगे तब ब्लड प्रेशर में जो चेंज आएगा, ब्लड लॉस के केसेस में या पोस्चर चेंजेस के साथ जो ब्लड प्रेशर में चेंज आता है, ये उसको स्टेबल रखता है। अब इस रिफ्लेक्स में आपके पास स्पेशलाइज स्ट्रेच सेंसिटिव रिसेप्टर्स होते हैं जिनको बैरो रिसेप्टर्स कहते हैं, ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं। ये कैरोटिड साइनस के अंदर होते हैं जो मॉनिटर कर रहा होता है ब्लड प्रेशर टू द ब्रेन। सो ब्रेन में जो ब्लड प्रेशर जा रहा है कैरोटिड साइनस उसको मॉनिटर करता है, और एओर्टिक आर्च में एओर्टिक आर्च मॉनिटर करता है सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर को। तो कैरोटिड साइनस मॉनिटर करता है ब्लड प्रेशर टू द ब्रेन और एओर्टिक आर्च मॉनिटर करता है ब्लड प्रेशर, सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर। ये रिसेप्टर कॉन्टिन्यूसली सेंस करते हैं डिग्री ऑफ स्ट्रेच को इन देयर वॉल्स। ये आर्टरीज अपनी वॉल में स्ट्रेच को सेंस करती हैं, और मोर स्ट्रेच इंडिकेट्स हाई ब्लड प्रेशर, लेस स्ट्रेच का मतलब होता है ड्रॉप इन प्रेशर। जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है स्ट्रेच ज्यादा होता है, बैरो रिसेप्टर्स ज्यादा स्ट्रेच होते हैं जिसकी वजह से इनका फायरिंग रेट बढ़ जाता है, और ये एफरेंट सिग्नल ट्रेवल करते हैं ग्लोसोफ्रिंजियल और वेगस नर्व से न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटैरिस में मेडुला ऑफ ब्रेन स्टेम में। तो इसमें ग्लोसोफ्रिंजियल वेगस नर्व के थ्रू न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटैरिस में जा रहे हैं, दैट इज इन द मेडुला ऑफ ब्रेन स्टेम। न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटैरिस रिस्पॉन्ड करेगा पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करके मेनली वाया वेगस नर्व, और इनहिबिट करेगा सिंपैथेटिक आउटपुट को। इसकी वजह से देयर विल बी डिक्रीज इन हार्ट रेट और रिड्यूस्ड कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड वेजोडाइलेटेशन। हार्ट रेट रिड्यूस हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी रिड्यूस होगी और वेजोडाइलेटेशन होगी। इसकी वजह से ब्लड प्रेशर इट विल बी बैक टू नॉर्मल। तो अगर इसी तरह से ब्लड प्रेशर फॉल कर जाए, अगर हमने अभी तो हाई में पढ़ा, फॉल कर जाए इसमें क्या होगा, जैसे खड़े होने में हेमरेज में बैरल रिसेप्टर कम स्ट्रेच होंगे जिसकी वजह से फायरिंग रेट भी डिक्रीज होगा, मेडुला इसको इंटरप्रेट करेगा लो ब्लड प्रेशर के तौर पे और रिएक्ट करेगा बाय रिड्यूसिंग पैरासिम्पथेटिक टोन एंड एक्टिवेटिंग सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसकी वजह से हार्ट रेट ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्गर हार्ट कॉन्ट्रैक्शन होंगी और वेजोकंस्ट्रिक्शन होगी, एंड इवेंचुअली देयर विल बी वीनो कंस्ट्रिक्शन एज ब्लड प्रेशर नॉर्मल की तरफ आ जाएगा। ये रिफ्लेक्स इनक्रेडिबली फास्ट होता है, सेकंड्स के अंदर काम करता है। शॉर्ट टर्म ब्लड प्रेशर रेगुलेशन के लिए ये क्रूशियल होता है। इसके अलावा क्रोनिक हाइपरटेंशन के अंदर ये क्रोनिक हाइपरटेंशन में अडेप्ट भी कर जाता है, तो दिस दिस रिफ्लेक्स कैन अडेप्ट, जैसे क्रोनिक हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं उनमें अडेप्ट कर जाता है। अब आपको बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स का समझ आ गया है। व्हाट इज बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स? इसके अंदर कैरोटिड बॉडी और एओर्टिक आर्च और कैरोटिड साइनस होता है। फास्ट न्यूरल मैकेनिज्म है जो मिनट टू मिनट रेगुलेशन करता है आर्टीरियल ब्लड प्रेशर की, क्विकली रिस्पॉन्ड करता है इंक्रीजेज इन एओर्टिक आर्च जो होती है, एओर्टिक आर्च सिस्टेमिक को करता है, ये सिर्फ इंक्रीज को रिस्पॉन्ड करता है, डिक्रीज को नहीं करता, जबकि कैरोटिड साइनस जो है इंक्रीज एज वेल एज डिक्रीज दोनों को रिस्पॉन्ड करता है। कैरोटिड साइनस इसकी जो नर्व सप्लाई होती है एओर्टिक आर्च वाले की, एओर्टिक नर्व से इनर्वेटेड होते हैं व्हिच कंबाइंस विद द वेगस नर्व क्रेनियल नर्व 10। सो एओर्टिक नर्व की भी बेसिकली ब्रांच होती है, एओर्टिक नर्व इज द ब्रांच ऑफ वेगस नर्व की ब्रांच है एओर्टिक नर्व, और अक्सर एओर्टिक आर्च में एओर्टिक नर्व ही एमसीक्यू में आ जाता है। फिर कैरोटिड साइनस होता है, ये बाइफurcation ऑफ कॉमन कैरोटिड पे लोकेटेड होते हैं। साइनस नर्व ऑफ हेरिंग इसको इनर्वेट करती है जो ग्लोसोफ्रिंजियल की ब्रांच है। तो एओर्टिक आर्च इज इनर्वेटेड बाय एओर्टिक नर्व ब्रांच ऑफ वेगस नर्व, जबकि नर्व ऑफ हेरिंग विच इज ब्रांच ऑफ ग्लोसोफ्रिंजियल ये किसको कैरोटिड साइनस को इनर्वेट करती है। ये दोनों एमसीक्यू क्वेश्चन है। अब बैरो रिसेप्टर वही रिफ्लेक्स में जो मैंने आपको सारा पढ़ा दिया है, इवेंचुअली सिंपैथेटिक टोन अगर तो बीपी फॉल कर गया है तो सिंपैथेटिक टोन डिक्रीज होनी है, पैरासिम्पैथेटिक डिक्रीज और सिंपैथेटिक इंक्रीज होनी है। सिंपैथेटिक इंक्रीज में हार्ट रेट इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज, कार्डिक आउटपुट, वेन्स की कंस्ट्रिक्शन करा के वेनस रिटर्न बढ़ेगा और कार्डिक आउटपुट बढ़ जाएगा, आर्टरीज की कंस्ट्रिक्शन होगी, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ेगी और आर्टरीज प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। देन रीनल एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ये एक स्लो हार्मोनल मैकेनिज्म है, ये लॉन्ग टर्म ब्लड प्रेशर कंट्रोल के लिए होता है। सो रास इज फॉर लॉन्ग टर्म ब्लड प्रेशर कंट्रोल। अगर आपने एक्यूट बीपी कंट्रोल करना है तो उसके लिए कौन सा सिस्टम है? मोस्ट मोस्ट कॉमन जो सिस्टम होता है बैरो रिसेप्टर ही होता है, सबसे पहले भी जो काम करता है बैरो रिसेप्टर ही है। लेकिन लॉन्ग टर्म कंट्रोल करना है तो रास है। रास में क्या होता है, जब आर्टीरियल प्रेशर कम होता है, व्हेनेवर देयर इज डिक्रीज इन आर्टीरियल प्रेशर देयर विल बी डिक्रीज रीनल परफ्यूजन, रीनल परफ्यूजन डिक्रीज होगी। रेनिन रिलीज होगा फ्रॉम जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ द एफरेंट आर्टीरियोल्स, और रेनिन क्या करेगा, एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट करेगा, एंजियोटेंसिनोजन जो होती है उसको एंजियोटेंसिन 1 में, एंजियोटेंसिन 1 पे एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होगी बाय एस एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम दैट इज लोकेटेड इन द लंग्स।
एंजियोटेंसिन 2 का क्या काम होता है? एक तो ये सिंथेसिस कराती है, सिंथेसिस और सिक्रीशन कराती है अल्डोस्टेरोन की, जो इंक्रीज करता है सोडियम रीअब्जॉर्प्शन को रीनल डिस्टल ट्यूब्यूल्स पे। एक एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज करता है और आर्टीरियल प्रेशर से इंक्रीज हो जाता है। थर्स्ट को इंक्रीज करता है, देयरफॉर इंक्रीज वाटर इनटेक। वेजो कंस्ट्रिक्शन कराता है आर्टीरियोल्स की, इंक्रीजिंग बाय इंक्रीजिंग टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस एंड आर्टीरियल प्रेशर। तो ये तीनों काम आपको जो एंजियोटेंसिन 2 है इसके आने चाहिए, तीनों आपसे एमसीक्यू में पूछ लेते हैं। देन सेरिब्रल इस्कीमिया, सेरिब्रल इस्कीमिक इस्कीमिक ब्रेन रिस्पॉन्स, तो सेरिब्रल इस्कीमिक रिस्पॉन्स जो है ना, ये आखिरी हल होता है ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। जब ब्रेन इस्कीमिया होता है, पार्शियल प्रेशर CO2 का ज्यादा होना शुरू होता है ब्रेन में। CO2 ज्यादा होगी, हाइड्रोजन आयंस क्रॉस करते हैं। CO2 का इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है ब्रेन में, डायरेक्ट इफेक्ट हाइड्रोजन आयन का होता है। CO2 जो होती है ये इवेंचुअली जो है, CO2 बाइकार्ब इसके पास आता है और बाइकार्ब बनाती है वाटर के साथ मिलके, और एक हाइड्रोजन डिसोसिएट हो जाता है। ये हाइड्रोजन आयन फिर डायरेक्टली क्या करता है, ब्रेन को स्टिमुलेट करता है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेन में जब इंक्रीज करेगा, कीमो रिसेप्टर जो वेजोमोटर एरिया में होते हैं, दे विल इंक्रीज सिंपैथेटिक एक्टिविटी, जिसकी वजह से आर्टेरियोल की कंस्ट्रिक्शन होगी, पेरिफेरल वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगी, ब्लड फ्लो दूसरे ऑर्गन में इंक्रीज हो जाएगा। लाइक किडनी, जो ब्लड फ्लो अदर ऑर्गन है लाइक किडनी है या इंटेस्टाइन है, उनका डिक्रीज होगा और ब्लड फ्लो ब्रेन का प्रिजर्व हो जाएगा। इसमें अपने कुशिंग रिएक्शन भी एक याद रखना है। कुशिंग रिएक्शन आईसीपी जब रेज्ड होता है उसमें होता है, रेज्ड आईसीपी होता है। इसमें सेरिब्रल इस्कीमिया एंड इंक्रीज पार्शियल ऑफ CO2 इन ब्रेन, जिसकी वजह से देयर इज इंक्रीज सिंपैथेटिक एक्टिविटी, इंक्रीज आर्टीरियल प्रेशर। सो दिस इज कुशिंग रिएक्शन। जब आईसीपी रेज होता है, सेरिब्रल इस्कीमिया और पार्शियल CO2 का रेज होता है ब्रेन में, तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है और आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। कुशिंग रिफ्लेक्स का ट्रायड है ब्रेडिकार्डिया, हाइपरटेंशन एंड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है, हाइपरटेंशन और ब्रेडिकार्डिया होता है। ये भी आपने ऐसे ही याद रखना है, दिस ट्रायड ऑफ कुशिंग रिफ्लेक्स। ब्रेडिकार्डिया, हाइपरटेंशन, दोनों कितनी ऑपोजिट चीजें हैं, ब्रेडिकार्डिया, हाइपरटेंशन एंड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। दिल भी बैठ रहा है, लंग्स भी बैठ रहे हैं और प्रेशर बढ़ता है। ब्रेडिकार्डिया, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड हाइपरटेंशन। अभी ऑटो रेगुलेशन का जब हम इसकी सीवीएस पैथोलॉजी स्टार्ट करेंगे ना, पैथो कल से ही स्टार्ट करेंगे, तो पैथोलॉजी से पहले मैं आपको ये थोड़ा सा पढ़ाऊंगी, फिर हम पैथोलॉजी स्टार्ट कर लेंगे। आज नहीं तो फिर ज्यादा हो जाएगा, बिल्कुल ही सेचुरेट हो जाओगे आप लोग। ठीक है, कोई क्वेश्चंस हैं? कल की क्लास से पहले भी कुछ सीएनएस स्कीमिक रिस्पॉन्स थोड़ा सा दोबारा भी बता दूंगी एक दफा, ताकि कुछ कॉन्सेप्ट और क्लियर होते हैं। तो अब लेक्चर एंड कर देते हैं। इंशाल्लाह कल ये खत्म करके पैथोलॉजी स्टार्ट करेंगे, और जो एमएस के पैथो है उसको फिर कहीं और शिफ्ट करूंगी। एमएस के वो पैथो वाला डे यूटिलाइज करूंगी सीवीएस पैथोलॉजी में एक और। ओके, अल्लाह हाफिज।